हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे ये स्ट्रेट लाइन और सर्कल वाला शीट, गाइडेड रिवीजन वाला। तो इसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे 12 तक। आज आगे कंटिन्यू करेंगे उसी को, शीट को। तो चलिए 13th वाला सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है आपका, फॉर द सर्कल S1 एंड S2 एंड द लाइन, कह रहा है एल क्या है, कॉमन टेंजेंट है, कॉमन कॉर्ड है, रेडिकल एक्सिस है। तो एक बार देखते हैं सर्कल ओरिएंटेड कैसे हैं। आपको चेक करना पड़ेगा कि सर्कल्स कैसे ओरिएंटेड हैं। तो अगर आप ये सर्कल का सेंटर देखोगे तो सेंटर आपका 2,3 है, और जो इसका रेडियस आ रहा है 4 + 9 + 12, तो 13, 25 का मतलब 5 हो गया। और जो सेकंड वाला सर्कल है उसका सेंटर, इसका सेंटर जो है -3 -2 पर है, और इसका रेडियस बनेगा 9 + 4 + 12, तो ये भी 5 है। तो C1 C2 की जो डिस्टेंस है यहाँ पे, C1 C2 दोनों सेंटर के बीच का जो दूरी है वो आपका बन जा रहा है रूट में 25 और -2 + 25, सो 5√2 हो रहा है। और R1 + R2 आप अगर देखोगे तो R1 + R2 है 5 + 5 10, तो जो C1 C2 है 5√2, वो 5 × 1.4 10 से छोटा ही रहेगा। तो C1 C2 इज़ लेस देन R1 + R2 है। और R1 - R2 करोगे तो 0 है, तो वो भी C1 C2 से बड़ा है, मतलब R1 - R2 से। मतलब कि आपका जो सर्कल है दोनों वो कैसा है, इंटरसेक्टिंग सर्कल है एट 2 पॉइंट्स, ऐसा सर्कल है। तो इसमें अगर आपको जैसे कह रहा है कॉमन टेंजेंट या कॉमन कॉर्ड या रेडिकल एक्सिस की बात करें, तो सबसे पहले कॉमन कॉर्ड की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो कॉमन कॉर्ड ये है, इसका इक्वेशन क्या होता है, S1 - S2 = 0। तो दोनों इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट करें, S2 - S1 कर लेता हूँ, तो ये आपका 6 4 10 x आ जाएगा, और 4 4y प्लस ये भी 10y हो गया, और =0। तो x + y = 0 आ रहा है कॉमन कॉर्ड। तो L इज़ कॉमन कॉर्ड, L आपको दे रखा था यही, x + y = 0, तो बी ऑप्शन तो सही है। रेडिकल एक्सिस भी इंटरसेक्टिंग के केस में यही होता है, यही लाइन आपका रेडिकल एक्सिस भी है, रेडिकल एक्सिस भी है, तो ऑप्शन सी भी सही है। डी की बात करें तो L इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग S1 एंड S2। तो लाइन L जो है वो अगर आप दोनों सेंटर को ज्वाइन करोगे सर्कल के, तो उसके परपेंडिकुलर ही रहेगा, तो ये भी बात सही है। पहले ऑप्शन की बात करें तो L कह रहा है कॉमन टेंजेंट बनेगा, बिल्कुल गलत बात है। इसमें जो लाइन L है वो कॉमन टेंजेंट नहीं है भाई, ठीक है। तो बी सी डी इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है। चलिए 14th सम पर आते हैं। 14th क्वेश्चन कह रहा है C1 C2 भी टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, रेडियाई R1 और R2 के, R1 छोटा है R2 से। इफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ C2 to C1 मीट अगेन एट C2 एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ C2। तो कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, समझते हैं बात को। पहली बात तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं अपने पास, तो बना लेता हूँ दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जिसका नाम C1 C2 बोल देंगे। C1 छोटा वाला है, C2 बड़ा वाला है ना। R1 छोटा है, R2 बड़ा है। अब इसमें कह ये रहा है कि इफ़ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ C2 पे कोई एक पॉइंट ले लो भाई, और वहाँ से आपको टेंजेंट बनाना है टू C1 पे एक टेंजेंट बनाना है, बना देते हैं टेंजेंट। तो कह रहा है मीट अगेन एट C2, वो दोबारा C2 पे मिलेगा, मिल रहा है भाई यहाँ पे, एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ C2। तो एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ C2 कहने का मतलब ये है कि अगर इस पॉइंट से मैं डायमीटर बनाऊँ तो यहाँ से ये जॉइन, मैं थोड़ा सा सही फिगर नहीं बना पाया हूँ, तो सही से बनाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, समझिएगा। कहना ये चाह रहा है कि जैसे ये जो सर्कल का टेंजेंट था ना, मान लेते हैं ऐसे आ रहा है, तो दूसरा वाला जो टेंजेंट होगा, गड़बड़ हो गया फिगर, समझेंगे बात को। एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है कॉन्सेंट्रिक। इसमें कह रहा है कि यहाँ से अगर ये टेंजेंट बना रहे हैं ना, तो यहाँ से जो दूसरा टेंजेंट होगा ये डायमीटर बनेगा, ये वाला लाइन ये डायमीटर हो जाएगा, ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है, जिसमें ये तो C2 है और ये C1 है आपका। अब इसमें हो ये रहा है कि यहाँ पे सेंटर होगा, मतलब डायमीटर पे ही सेंटर लाई करेगा। तो कंडीशन ये बन रहा है कि अगर ये डायमीटर है तो यहाँ पे एंगल तो 90 डिग्री सबटेंड करना करेगा। अब 90 है, और इस पॉइंट को अगर मैं सेंटर से ज्वाइन करूँ तो ये तो बाइसेक्ट कर जाएगा, एंगल 45 45 हो जाएगा, है ना।
अब इसमें ये जो डिस्टेंस है ये तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है R2, और यहाँ से अगर ये ज्वाइन करें तो ये तो परपेंडिकुलर बैठेगा, तो ये बनेगा R1। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप देखो अगर, तो sin 45 में अगर लिखूँ तो R1/R2 बन रहा है। बस यही आपसे पूछने की कोशिश कर रहा था। R2 इज़ R1 टाइम्स √2, तो बी ऑप्शन बैठ रहा है इसका। चलिए पैराग्राफ पर आते हैं 15-16 वाले। इसमें कह रहा है ABC एक ट्राइंगल है जिसका वर्टेक्स A आपको दे रखा है 3,4। ठीक है, बना लेते हैं। एक ट्राइंगल है अपने पास ABC जिसमें वर्टेक्स A है 3,4। L1 L2 आर द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BNC। ये आपका L1 है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर L2 है। ठीक है, L1 दे रखा है x + y - 2 = 0। L2 भी दिया है, L2 दिया है 2x + y - 5 = 0। A1 इज़ द इमेज ऑफ पॉइंट ए अबाउट द लाइन L1। तो A1 जो है वो इमेज है A का अबाउट L1 वाले लाइन के। ठीक है, तो इमेज निकाल लेते हैं यार एंगल बाइसेक्टर पे। ये लाइन पे इस पॉइंट का इमेज निकालना है। मान लेते हैं इमेज को अल्फा कामा बीटा, तो ये बनेगा α - 3, है ना। लिखता हूँ, तो इमेज जो है वो अल्फा कामा बीटा में मान रहा हूँ। तो α - 3/1 = बीटा - 4/1 = और इमेज निकाल रहे हैं तो -2 टाइम्स पॉइंट को पुट कर देते हैं, तो 7 - 2 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई A² + B²। तो ये तो 2 बन रहा है, ये तो कैंसिल हो गया। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से -5 और 3 - 5 -2 आ जाएगा, और बीटा की वैल्यू 4 - 5 -1। तो इमेज आ गया भाई, A1 के कोऑर्डिनेट्स आ गए -2, -1। तो ये -2, -1, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे आपसे बोल रहा है इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल ABC। अब ABC का इन रेडियस पूछा है। इन रेडियस आपको पता है, इन रेडियस का मतलब है कि जो इन सर्कल है उसका रेडियस, और इन सर्कल जो बनेगा उसका जो सेंटर होगा वो तो इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ही होता है। तो ये जो इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस देंगे यही आपका इन सेंटर है। और इन रेडियस के लिए अगर मैं इसी को इसका डिस्टेंस में किसी भी एक साइड से निकाल लूँ, तो साइड तो दिया नहीं है यार। अच्छा, क्या कर सकते हैं फिर? तो काम ये कर सकते हैं कि ए का जो हमने इमेज निकाला है अबाउट L1, वो लाई कहाँ करेगा? वो BC पे ही कहीं ना कहीं लाई करेगा, BC या एक्सटेंडेड BC पे। तो मे बी कहीं पर है यहाँ पे A1 आपका। और सेम काम अगर A का इमेज मैं L2 के साथ ले लूँ तो वो कहाँ पे लाई करेगा? अगेन BC पे ही लाई करेगा, है ना। तो एक काम करता हूँ कि वापस से इमेज निकाल लेता हूँ, लेकिन L2 लाइन के अबाउट। चलिए L2 लाइन के अबाउट मैं इमेज निकालूँ। तो अब मैं A2 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। अबाउट इमेज ऑफ A अबाउट L2। देखिएगा, उसको h, k मान लिया मैंने। तो h - 3/2 = k - 4/1 = -2 टाइम्स, और 6 + 4 - 5 डिवाइडेड बाई 4 + 1 5। तो सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपका 5 कैंसिल हो गया। तो h की वैल्यू आ जा रही है यहाँ से, हाँ देखेंगे तो h - 3 = बन रहा है -4। सो h आ गया -1। तो k - 4 भी है -2, तो k की वैल्यू आ गई 2। तो A2 के कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं -1, 2। अब A1 A2 एक बार आ गया ना, तो आपको ये लाइन जो BC है उसकी इक्वेशन मिल जाएगी। A1 A2 को ज्वाइन करने वाला ही लाइन है। चलो, तो BC आ जाएगा आपके पास y - y1 = y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 इंटू x - x1। ये इक्वेशन है BC का। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो यहाँ से y = बन रहा है 3x और +6 - 1 5। ये इक्वेशन ऑफ BC है। और अपने को पूछा था इन रेडियस। इन रेडियस जो है वो डिस्टेंस ऑफ I फ्रॉम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ I फ्रॉम द साइड है।
आई भी निकालना है। आई है L1 L2 का इंटरसेक्शन, चलो वो भी सॉल्व कर लेते हैं। तो L1 L2 का इंटरसेक्शन के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो बन रहा है L2 माइनस L1 कर रहा हूँ मैं, तो x आ जाएगा और -3 मतलब x इक्वल टू 3 आ गया, और x 3 है तो y की वैल्यू 5 माइनस 6 माइनस 1, तो i के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3, -1, 3, -1, ये i के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब अपने को इन रेडियस चाहिए, तो इन रेडियस है वो डिस्टेंस ऑफ i फ्रॉम BC है, तो ये आपका हो जाएगा 9 माइनस y, तो +1 +5 डिवाइडेड बाई √10, ये आपका इन रेडियस आ जा रहा है 15/√10। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 15/√10, √10 न्यूमरेटर में दिया है तो रैशनलाइज कर लो, √10 से रैशनलाइज किया तो ये रेडियस आपका आ जाएगा 15/10 मतलब 3, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 3/2 √10 की बात कर रहा है, तो ऑप्शन सी आपका सही बन रहा है। चलिए अगले पैराग्राफ पर आते हैं। अगला पैराग्राफ कह रहा है कि कंसिडर 2 सर्कल्स एंड लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ द सर्कल्स की बात पूछ रहा है। तो 2 सर्कल में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ कैसे निकालते हैं। देखो 2 सर्कल है और देखो मैं ज़्यादा फॉर्मूले याद रखने के बिलीव में नहीं करता हूँ, तो अगर C1 C2 दोनों का सेंटर है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, यहाँ से इसको ज्वाइन कर लो, तो ये अगर D था तो ये भी D है ना, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया R1 माइनस R2, और ये आपसे पूछा ही है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट में D² माइनस R1 माइनस R2²। लो भाई फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो लेंथ अपने को निकालने के लिए R1 R2 और D चाहिए, चलो भाई निकाल लेते हैं। तो यहाँ से सेंटर 1 आपको 0 0 दिख रहा होगा और रेडियस 1 1 दिख रहा होगा, सेंटर 2 भी दिख रहा होगा 6, 0 और रेडियस 2 दिख रहा होगा 2। तो C1 C2 भी निकाल लो, C1 C2 जिसको मैं D बोल रहा हूँ, तो ये आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा, सीधे सीधे फॉर्मूले में रख लेते हैं। तो लेंथ आ जाएगा रूट में D² मतलब 36 माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, तो 1 आ गया, तो लेंथ आ गया √35। लो भाई सी ऑप्शन आ गया। अगला कह रहा है सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ ऑल द कॉमन टेंजेंट्स ऑफ द गिवन सर्कल। गिवन सर्कल जो है वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, दूर दूर हैं, 2 सर्कल इस प्रकार के हैं। और कह रहा है सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ ऑल कॉमन टेंजेंट, तो भाई इस केस में 4 कॉमन टेंजेंट बनते ही हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ से एक टेंजेंट ये वाला ले लूँ अगर मैं डायरेक्ट वाला, और एक ये डायरेक्ट वाला ले लूँ, तो आपसे पूछ रहा है सम ऑफ द स्लोप्स। अभी मैं ट्रांसवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट वाले की बात कर रहा हूँ। तो अगर देखो ये वाले का अगर एंगल थीटा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, मैं मान लेता हूँ कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर ही होगा, वैसे क्वेश्चन में दिया ही है, एक का सेंटर 0 0 है, दूसरे का 6, 0 है, तो एक्स एक्सिस पे ही है दोनों का सेंटर, तो यही एक्स एक्सिस है। तो अगर ये मैं मान लो इंक्लिनेशन अगर थीटा है, तो दूसरे वाले का इंक्लिनेशन कितना बैठेगा। पहली बात तो ये भी थीटा ही होना चाहिए, और ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो इंक्लिनेशन तो ये वाला एंगल हुआ ना, बताता हूँ ये वाला एंगल, तो ये कितना बैठेगा भाई, पाई में से थीटा माइनस कर दो, ये पाई माइनस थीटा है। तो पहले वाले का इंक्लिनेशन थीटा था, तो पहले वाले का स्लोप जो हुआ m1 tan थीटा हुआ, और m2 हुआ tan पाई माइनस थीटा, और tan पाई माइनस थीटा क्या होता है भाई, माइनस tan थीटा होता है। तो m1 प्लस m2 कितना हो गया 0। इसी प्रकार से अगर मैं ट्रांसवर्स वाला लूँगा ना, तो ये 2 सर्कल दोबारा बना लेता हूँ, सेंटर तो एक्स एक्सिस पे ही है। अब ट्रांसवर्स वाले कॉमन टेंजेंट्स में बनाऊँ तो सिमिलर केस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो एंगल इंक्लिनेशन है वो थीटा है, ये भी थीटा ही होगा। अगर ये थीटा है तो ये जो दूसरे लाइन का इंक्लिनेशन है वो पाई माइनस थीटा हो गया। तो भाई फिर से बात तो वही बनी, तो m3 प्लस m4 भी कितना आएगा 0 आएगा। तो टोटल सम कितना आ गया 0 आ गया, चारों का स्लोप का सम। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रे इमिटेड फ्रॉम द पॉइंट ए कॉस थीटा साइन थीटा। मान लेते हैं ये है ए आपका कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ से रे निकल रहा है, स्ट्राइक्स अ मिरर एट अ वेरिएबल पॉइंट पी। यहाँ से रे निकला और मिरर को जाके लगा एट पॉइंट पी।
इधर कहीं मिरर रहा होगा, मान लेते हैं ये P है, पॉइंट P ये मिरर है। देन रिफ्लेक्ट्स एंड पासेस थ्रू पॉइंट B, भाई यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ और पॉइंट B से पास कर गया, मान लेते हैं इधर कहीं B है, माइनस साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा, सच दैट इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे आर टेंजेंट टू द सर्कल। ये जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे दोनों है ना, ये दोनों ही टेंजेंट हैं इस सर्कल पे। तो यार एक पॉइंट नोटिस किया तुमने कि ये जो कॉस कॉमा साइन था वो इस सर्कल को तो सेटिस्फाई कर रहा है, और जो माइनस साइन कॉमा कॉस था वो भी सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, का मतलब ये ना हो गया कि हो ना हो सर्कल कुछ इस प्रकार का है कि ये हैं आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, है ना, ये दोनों पॉइंट सर्कल पे ही हैं जिससे आपका इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे पास कर रहा था। ओके, तो मतलब आपने दो पॉइंट जो सर्कल पे है उससे टेंजेंट बनाया है, वही दोनों, एक इंसिडेंट है और एक रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। देन द लोकस ऑफ द वेरिएबल पॉइंट आपसे पूछ रहा है P, तो P का आपको लोकस बताना है। सवाल ये है, P का लोकस पूछा गया है। चलो देखते हैं, बात को समझते हैं यहाँ पे। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो भी सेंटर है सर्कल का, है ना, फिलहाल तो 0,0 ये दिख रहा है, इसको आप यहाँ ज्वाइन करोगे तो ये रेडियस और ये टेंजेंट तो 90 डिग्री बना रहा है। सेम केस यहाँ भी होगा, ये 90 डिग्री बनाएगा, और ये दोनों 90 है, तो पॉइंट P पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो कितना करेगा। देखो आपसे बोला गया था रे एमिट कर रहा है पॉइंट A से, स्ट्राइक कर रहा है मिरर पे एट अ वेरिएबल पॉइंट P, देन रिफ्लेक्ट होने के बाद पास करेगा B से, इस प्रकार से कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे टेंजेंट है इस सर्कल पे। तो आपसे P पॉइंट का लोकस पूछा गया है। ये दोनों 90 है, और यहाँ पर जो बनने वाला एंगल है एट P वो कितना हो रहा है, 90 डिग्री आपका बन रहा है। कैसे बन रहा है देखिए ध्यान से, आप ध्यान से देखेंगे तो देखिएगा, यहाँ पर जो स्लोप है OA का, MOA, समझेंगे बात को, MOA, देखो भाई स्लोप कितना है MOA का, तो ये है साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा, और MOB का स्लोप बताओ, MOB का स्लोप हो गया माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉट थीटा। तो बताओ MOA इंटू MOB कितना हुआ, क्या -1 बोलूँ, का मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 है, तो भाई यहाँ पे एंगल π/2 है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंगल P पे कितना बचा, 90 ही तो बचा, चारों का सम 360 ही तो होता है। अब अगर P पे 90 है तो याद आया, अगर इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट पॉइंट P पे 90 डिग्री सबटेंड हो रहा है, मतलब पॉइंट P कहाँ पे लाई कर रहा होगा, पॉइंट P डायरेक्टर सर्कल पे लाई करेगा, पॉइंट P का जो लोकस है वो डायरेक्टर सर्कल बन जाएगा। तो ये पॉइंट P डायरेक्टर सर्कल पे है, और डायरेक्टर सर्कल कैसे लिखते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही होगा, सेंटर सेम ही होगा, मतलब x² + y², और रेडियस √2 टाइम्स हो जाएगा। तो पहले का रेडियस 1 था, अभी √2 × 1 √2 रेडियस है, तो इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, k = 2 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द पॉइंट -3,2। सो अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट -3,2, एक इंसिडेंट रे था वो आया एट द पॉइंट -3, -2, और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, गेट्स रिफ्लेक्टेड, मान लेते हैं ये सरफेस है जहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द टेंजेंट एट 0, -2। तो मतलब आपको ये कहना चाह रहा है जो सरफेस, जिस सरफेस से रिफ्लेक्ट हुआ है वो सरफेस क्या है, टेंजेंट है एट 0, -2 टू दिस सर्कल। अच्छा, तो एक सर्कल रहा होगा जो पॉइंट 0, -2 पे बनाया गया रहा होगा, मान लेते हैं ये सर्कल है ना, ये सरफेस आपका जो था वो टेंजेंट था सर्कल पे बनाया हुआ 0, -2 पे। द रिफ्लेक्टेड रे टचेज द सर्कल, अच्छा, मतलब ये जो सर्कल है ये तो ऊपर को रहा हुआ है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो सर्कल इस प्रकार से है कि ये रिफ्लेक्टेड रे को टच कर रहा है, टच कर रहा है ऐसा। ठीक है भाई, ये सर्कल है अपना x² + y² = 4। अब कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द लाइन अलॉन्ग विच द इंसिडेंट रे मूव्ड, मतलब इंसिडेंट रे की इक्वेशन पूछी जा रही है, सवाल ये है।
चलिए सवाल दोबारा समझ लेते हैं। एक इंसिडेंट रे आ रहा है जो नहीं पता है, किसी सरफेस पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो सरफेस अपने आप में टेंजेंट है इस सर्कल पे, इस पॉइंट पे 0, -2 पे, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो -3, -2 से रिफ्लेक्ट होने के बाद सर्कल पे टेंजेंट है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, इंसिडेंट रे की इक्वेशन पूछी गई है। तो सबसे पहले सरफेस का आप वो निकाल लो इक्वेशन, वो तो आराम से मिल जाएगा, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला है, और साथ ही साथ ये टेंजेंट है सर्कल पे एट 0, -2, वो भी आराम से दिख जा रहा है। चलिए तो एक काम करते हैं ना, ये जो है और ये जो है ये दोनों पेयर ऑफ टेंजेंट्स हैं फ्रॉम द पॉइंट -3, -2। तो मान लेते हैं सर्कल पे हम एक टेंजेंट लिख रहे हैं y = mx ± r√1 + m², और ये पास हो रहा है -3, -2 पे। चलो पुट करते हैं, तो -2 = -3m ± 2√1 + m²। यहाँ से दोनों स्लोप मिलेंगे, एक तो वो ज़ीरो ही मिलना चाहिए, ज़ीरो नहीं, ये भी जो भी स्लोप होगा इस लाइन का वो मिलना चाहिए, ज़ीरो ही है वो। तो ये 3m - 2 = ± 2√1 + m², स्क्वेयरिंग कर लेते हैं दोनों तरफ, तो ये 9m² + 4 -3 × 6 × 12m = 4 + 4m²। तो यहाँ से बन रहा है 9 - 4 5m², 5m² और -12m, 4 तो गया, = 0। तो m की एक वैल्यू 0 आ रही है जो हमें पहले से पता है, और दूसरा है 12/5। तो 0 तो m इसका है, और इस वाले का m आ गया, m = 12/5। तो अपने को उसकी इक्वेशन भी मिल जाएगी। फ़िलहाल मैं इस इक्वेशन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे चाहिए इंसिडेंट रे का लाइन, तो वो मुझे बड़े आराम से मिल जाएगा। देखो ये नॉर्मल है तो ये जो एंगल थीटा है सेम एंगल थीटा यहाँ भी होगा, है ना। अच्छा, तो मेरे को थीटा मिल सकता है क्या? मिल सकता है भाई। देखो ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर लाइन है अपने सरफेस के, है ना। तो सरफेस का जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है वो 0 है, तो ये तो इनफाइनाइट हो गया इसका स्लोप, है ना। और इसका स्लोप मैं कुछ m बोल देता हूँ जो अपने को नहीं पता, m2 बोल देता हूँ, नहीं पता है जो। तो दूसरा वाला जो स्लोप आ जाएगा 12/5 है ना, तो वो ये 90 है, तो दूसरा वाला -12/5 बोल सकते हैं ना। ये वाला जो स्लोप m2 हो जाएगा ये माइनस, देखो एक तरफ ये वाला परपेंडिकुलर लाइन है, ये स्लोप है मतलब tan थीटा है 12/5, तो दूसरा वाला क्या होगा -tan थीटा होगा, tan पाई - थीटा होगा, है ना। तो वो -12/5 हो गया। अच्छा, तो अब अपना AP का इक्वेशन आ गया, है ना, ये इसका इक्वेशन, इंसिडेंट रे का इक्वेशन आ गया। इसको बोल सकते हैं y - y1 = इंसिडेंट रे मैं लिख रहा हूँ, इंसिडेंट रे, पासिंग पॉइंट यही है -3, तो स्लोप -12/5 है, y - y1 = mx - x1, है ना। ये आपका आंसर है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5y + 10 = -12x - 36। तो ये बन रहा है 12x + 5y, और ये हो जाएगा 46। कंपेयर कर लेंगे तो आपसे जो पूछा है यहाँ पे, क्या पूछा है भाई, J और K मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सो अगला सवाल है, L1 दिया है, इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 24/7 इन एंटी क्लॉकवाइज अबाउट द पॉइंट वेयर इट इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। लाइन ऑब्टेन्ड इन न्यू पोजीशन इज डिनोटेड एज L2 इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाई, इन तीनों लाइन से आपको दे रखे, वही निकालना है। चलो सबसे पहले तो L2 निकालना पड़ेगा ना। L2 कब मिल रहा है, जब L1 को रोटेट किया जा रहा है इस एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके चलो भाई रोटेट किया जाए, तो ये आपका L1 है, मान लेते हैं L1 इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल अबाउट द पॉइंट वेर इट इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। निकालो भाई कहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, तो y0 पुट किया तो -4 दिख रहा है, ये -4, 0 है। यहाँ से इसको tan थीटा 24/7 से रोटेट करना है, करो एंटी क्लॉकवाइज में, मान लेते हैं ये थीटा है जिससे रोटेट किया, तो ये नया लाइन L2 हो जाएगा, ये L1 है। tan थीटा दे रखा है, tan थीटा वाला फॉर्मूला लगा लेंगे,
तो tan थीटा, इसका स्लोप m मान लेते हैं, L1 का स्लोप तो पता ही है अपने को, इसका स्लोप दिख रहा है ना -3/4, तो tan थीटा आ जाएगा m माइनस प्लस 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3m/4, और tan थीटा है 24/7। चलो सॉल्व करते हैं। 24/7 है और ये 4m प्लस 3/4 माइनस 3m, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से 96 माइनस 72m इक्वल टू 28m प्लस 21। तो m की वैल्यू कितनी बनेगी भाई, ये आपका 85 नहीं है 75 है, तो ये 4 बनेगा ना 3/4। m आपका आ गया है 3/4। ये स्लोप आ गया है L2 का, और पासिंग पॉइंट तो वही -4,0 है, तो L2 का इक्वेशन मिल जाएगा। L2 का इक्वेशन हो गया y इक्वल टू 3/4 x प्लस 4, तो 4y इक्वल टू 3x प्लस 12, मतलब 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गया है L2 का। अब आपसे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इफ़ इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय L1 L2 एंड y एक्सिस अपने को निकालना है, तो L1 L2 कर लेते हैं, मान लेते हैं ये आपका L1 है और L2 है। L1 L2 का इंटरसेक्शन निकालो भाई एक बार। L1 है 3x प्लस 4y प्लस 12, सॉल्व करते हैं इसके साथ। 3x प्लस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0, तो इसको तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y 0 आ रहा है ना, और y 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -4 आ जाएगी। तो L1 L2 इंटरसेक्ट तो वहीं कर रहे हैं, -4,0 तो पता ही था पहले से। ओके, और दोनों परपेंडिकुलर है क्या यार, परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो ये L1 है तो ये L2 है, ये परपेंडिकुलर है, इंटरसेक्शन है -4,0 पे। और तीसरी बात क्या बोली है, एंड y एक्सिस। चलो y एक्सिस के साथ सॉल्व करो अब इनको, मतलब x से 0 पुट करेंगे, एक्चुअल फिगर ही बना लेता हूँ, ज़्यादा आसान पड़ जाएगा। तो ये y एक्सिस है, पहला वाला लाइन था 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 इक्वल टू -12, है ना, तो कुछ इस प्रकार का लाइन था ये था L1। इस L1 में x 0 पुट किया तो y -3 है, ये 0 -3 है, और ये -4 0 है। अब L2 पे आते हैं, ये L1 है, L2 है 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0, तो ये आपका x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये वाला है लाइन। यहाँ पे आपको मिलेगा x 0 पुट करने से थ्री, है ना, 0,3 है। अब आपसे बोला ये था कि इस ट्राइंगल का अपने को क्या चाहिए, इन सेंटर चाहिए। चलो इन सेंटर निकाल लेते हैं। यहाँ पे एंगल 90 है क्या, चेक करेंगे एक बार, इसका नाम ABC रख देते हैं। B पे एंगल 90 है क्या, AB का स्लोप बन जाएगा -3/4, और BC का स्लोप कितना है, नहीं 90 नहीं है, तो फिर वही नॉर्मल काम करना पड़ेगा, इनका लेंथ और सबका इन सेंटर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बेसिकली। चलो लगाते हैं फिर। तो ये वाला लेंथ तो 6 हो गया, और ये लेंथ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 4 का 5, और यहाँ भी 3 4 का 5 हो जाएगा लेंथ। अब इन सेंटर का फॉर्मूला लगाओ भाई, तो 5 × 0 और 5 × 0 फिर से, और 6 × -4, तो -24 तीनों का सम 5 5 10 और 6 16, और कॉमा y कोऑर्डिनेट कितना हो जा रहा है, इधर तो 0 है और इन दोनों में 15 और -15, तो 0 ही हो गया। तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए भाई, i इक्वल टू
8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16, -3/2। और बोला था यही इन सेंटर है 4 लैम्डा और 3k, तो ये 4 लैम्डा है, अरे ये 4 लैम्डा है और ये 3k है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, -3/8 और k की वैल्यू 0 हो गई। फर्दर आपसे पूछ रहा है 10k - 24 लैम्डा बताओ, तो 10k - 24 लैम्डा, ये तो ज़ीरो ही है, -24 लैम्डा -3/8 है, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो 9 आपका आंसर बनेगा इसका, 9। चलो अगले पर आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि अ लाइन एल हैविंग पॉजिटिव स्लोप, चलो भाई पॉजिटिव स्लोप ध्यान देने वाली बात है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1 इंटरसेक्ट करेगा इस कर्व को एट द पॉइंट ए एंड बी। इफ द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन एंड द पॉइंट ए बी, इससे याद आया कुछ, अगर ओरिजिन से ज्वाइन कर रहे हैं उस कर्व के किसी लाइन के इंटरसेक्शन के साथ, तो जो पेयर ऑफ लाइंस कैसे आता है, वो होमोजिनाइजेशन से आता है। चलो देखते हैं उसका यूज़ पड़ेगा कि नहीं। आर सच दैट द कोऑर्डिनेट एक्सेस आर द एंगल बाइसेक्टर बिटवीन देम, हाँ वही बात कर रहा है, देखो ध्यान से। अब कह रहा है कि वो लाइन इस प्रकार के हैं ना, ओ ए और ओ बी वाले, कि जो कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं वो उनके एंगल बाइसेक्टर हैं। एंगल बाइसेक्टर के लिए क्या कंडीशन था, उसका एक्स वाई का कोएफिशिएंट 0 करना पड़ेगा। देन द इक्वेशन ऑफ एल इज़ गिवन बाई दिस, वही निकालना है, एल का इक्वेशन ही निकालना है। चलो भाई, तो पासिंग पॉइंट 1,1 है, पॉजिटिव स्लोप है, स्लोप को हम मान लेते हैं, पासिंग पॉइंट 1,1 दे रखा है, इक्वेशन लिख लेते हैं लाइन की। चलिए देखिएगा, तो लाइन एल मान लेते हैं y - y1 = mx - 1, ये आपका लाइन हो गया। अब कह रहा है इस इंटरसेक्ट कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कर्व को ले आते हैं, 2x² - y² + 2x - 4y + 2 = 0। होमोजिनाइज करो भाई, पहले 1 की वैल्यू ऊपर से निकाल लेते हैं। तो 1 की वैल्यू क्या बैठेगी यहाँ से, ये मल्टीप्लाई किया तो mx हो गया, और उधर से y लाएंगे तो -y हो जाएगा, जो बच गया उससे डिवाइड कर देते हैं, -m तो उधर गया +m, तो m - 1, ये 1 का वैल्यू बना। ये 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कहाँ पे, एक तो 1 यहाँ आएगा, एक 1 यहाँ आएगा, और एक 1² यहाँ आएगा। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2x² - y² + 2x mx - y/m - 1 -4y, और यहाँ mx - y/m - 1, और +2 के साथ mx - y/m - 1 का होल स्क्वायर = 0। ये किसका इक्वेशन है, ये कंबाइंड इक्वेशन है ओ ए एंड ओ बी का, होमोजेनाइज करने के बाद, है ना। अब भाई इसको करना पड़ेगा सिंप्लीफाई, लेकिन हम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि बोला है कि कोऑर्डिनेट एक्सेस इनके क्या है, एंगल बाइसेक्टर हैं, तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है, कंडीशन ये होता है कि इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई हो जाते हैं 0। अब हम सीधे सीधे खोजेंगे कि कहाँ से एक्स वाई मिल रहा है, वही वही लेकर आएंगे। तो पहला तो देखो एक्स वाई तब मिलेगा ना जब हम ये एक्स को इस वाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दूसरा एक्स वाई तब मिलेगा जब ये वाई इस एक्स से हो जाएगा, और तीसरा एक्स वाई तब मिलेगा जब ये होल स्क्वायर में खुलेगा 2ab - 2ab। ठीक है, तो वही वही टर्म लिखने जा रहा हूँ बस मैं। पहले वाले से मिल रहा है -2 और अपॉन में m - 1, एक्स वाई भी नहीं लिखना हो, है ना, एक्स वाई भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगले वाले से मिल रहा है माइनस में 4m / m - 1, और तीसरे वाले से मिल रहा है 2 तो है ही अपने पास, और अपॉन में m - 1 होल स्क्वायर भी है, और जब होल स्क्वायर खुलेगा तो -2ab मिलेगा, तो -2ab में m मिल जाएगा, एक्स वाई लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ 0 के बराबर होगा। अब यही सॉल्व करना है, कर लेते हैं। तो -2 एक आ जाएगा m - 1, -4m के साथ भी m - 1 आ जाएगा, और यहाँ पे -4m = 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई इसको, तो -2m² है, -4m² है, -2m² नहीं है, सिर्फ -4m² है, तो -4m² है, और -2m +4m -4m, तो -2m बच रहा है क्या, एक बार देखते हैं ध्यान से, हाँ है ना, -2m², 4m² के साथ बचेगा
2m और प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, 2 से -2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2m² प्लस m -1 = 0। फैक्टराइज करो भाई, तो एक m आ जाएगा यहाँ पे -1 और एक 1/2, है ना। ये 2m की वैल्यू है, लेकिन आपसे सवाल में क्या बोला था कि पॉजिटिव स्लोप चाहिए, तो ये नेगेटिव वाला तो गया, तो m की वैल्यू यहाँ से 1/2 कंसिडर करेंगे। लाइन एल की इक्वेशन बोल रहा था, ये 1/2 यहाँ पुट कर दो, तो y - 1 = 1/2 x - 1, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो 2y - 2 = x - 1 का मतलब हो गया x - 2y + 1 = 0। ये आपका इक्वेशन है लाइन एल का, है ना, यही बोला था। ax + by और 3a - b मांग रहा था, तो यहाँ से a की वैल्यू 1 हो गई और b की वैल्यू -2 हो गई। तो पूछा है 3a - b, 3a - b, तो 5 आ रहा है भाई आंसर इसका, है ना, 5 आ जाएगा आंसर। चलिए अगले कॉलम पर आते हैं, कॉलम वाले क्वेश्चन पे। इसमें फर्स्ट ए वाला कह रहा है कि इफ़ द सर्कम्फरेंस ऑफ दिस सर्कल इज़ बाइसेक्टेड बाई दिस सर्कल, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो पहला नाम दे देते हैं, ये सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है। कह रहा है सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल 1, सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल 1 इज़ बाइसेक्टेड बाई सर्कल 2। तो ऐसा तब होता है जब इनका कॉमन कॉर्ड होगा ना, वो डायमीटर बन जाएगा पहले वाले सर्कल के। तो कॉमन कॉर्ड लिख लो आप पहले, कॉमन कॉर्ड का मतलब S1 - S2 = 0 लिखना है। तो कॉमन कॉर्ड यहाँ पे लिख लेते हैं, 6 + 4 10 x हो गया, और 6y - 2 + 4y और -b - a = 0, ये कॉमन कॉर्ड है। और ये कॉमन कॉर्ड डायमीटर होगा पहले वाले सर्कल का। डायमीटर का मतलब ये सेंटर भी तो उसी पे होगा, तो इसका जो सेंटर है सर्कल 1 का, वो सेंटर है -3 -3, और वो कहाँ लाई करेगा, वो इसी कॉर्ड पे ही तो लाई करेगा। सेटिस्फाई करवा देते हैं, तो -30 और ये -12 = b + a, तो a + b आ गया है 42, है ना, mod a + b 42 बन जाएगा। चलो भाई, तो कौन सा कॉलम मैच कर गया, एस हो गया इसका, है ना, एस वाला। दूसरे बी पर आते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज ए बी। ये भी देखो डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। आपसे क्या कह रहा है कि एक सर्कल जो दिया गया है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, इस पर टेंजेंट बनाया जाएगा, लेकिन कहाँ बनाया जाएगा, ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ दिस कॉर्ड। भाई एक कॉर्ड दे रखा है x + y = 2, इसके एंड पॉइंट पे बनाया गया है टेंजेंट, समझ रहे हैं। तो ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज a, b, ये जो इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट है ये a, b है। देन द वैल्यू ऑफ a² + b² पूछ रहा है। तो इसमें कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है कि अगर a, b के रेफरेंस में t = 0 लिखूँ तो क्या मिलेगा, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मिलेगा। तो लिख देता हूँ ना, t = 0 विद a, b पॉइंट से, तो बन जाएगा ax + by। ये कैसा लिखने लगा, t = 0 लिखना था अपने को, हाँ, तो ax + by - 10 = 0। किसकी इक्वेशन, यही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की। और इसकी तो इक्वेशन पहले से दे रखी है, ये वाली, मतलब ये दोनों ही सेम है, तो कंपेयर कर लो ना। सो a/1 = b/1 = 10/2। तो a का वैल्यू भी 5 है, b का वैल्यू भी 5 है, a² + b² कितना हो जाएगा, 25 और 25 50 हो जाएगा। भाई आर आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। चलो तीसरे का थर्ड वाले पर आते हैं। थर्ड में कह रहा है द इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन बाय दिस सर्कल इज ए बी। ओके, तो एक सर्कल है, बना लेता हूँ, इधर बना लेता हूँ। एक सर्कल है और एक लाइन है y = 2x, y = 2x, ये ए बी इंटरसेप्ट दे रहा है। इफ़ इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ ए बी एज डायमीटर, भाई अब ए बी को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल बनेगा, ए बी को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल बनाया, वही निकालना है आपको। तो काफ़ी आसान है, देखो इक्वेशन सर्कल की बड़ी आसान है, कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो फैमिली ऑफ सर्कल आप यूज़ कर सकते हो ना, एक लाइन और एक सर्कल के इंटरसेक्शन से बनने वाला नया सर्कल, तो s + λ यूज़ कर सकते हो। और दूसरा काम ये कर सकते हैं कि इन दोनों को आप सिंपली सॉल्व कर लो, क्योंकि ये आसान इक्वेशन है तो सॉल्व भी किया जा सकता है इस केस में, हर केस में नहीं। तो यार सॉल्व कर लें क्या, चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो x² + y² हो जाएगा 4x²
और माइनस 5x इक्वल टू 0। 5x² माइनस, देखो बड़ा ही सिंपल बन रहा है, सॉल्व करने से फ़ायदा हो गया। एक x 0 आ गया और एक x 1 आ गया, और अगर x मैं 0 रखूँ तो y इक्वल टू 2x है, तो y भी 0 हो जाएगा, और x 1 रखूँ तो y 2 आ जाएगा। तो भाई एक पॉइंट तो 0,0 है और एक है 1,2, और नया सर्कल बनाना है इन दोनों पॉइंट को डायमीटर मानते हुए। तो यार डायमीटर के एंड पॉइंट लगा लो ना, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल टू 0। आंसर आ गया भैया आपका। तो x² माइनस एक्स प्लस y² माइनस 2y इक्वल टू 0, ये आपसे बोला था। माइनस ax माइनस by पूछ रहा है, तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और b का वैल्यू 2। पूछा फाइनली था आपसे 2a प्लस 9b, तो 2a प्लस 9b आ जाएगा, 2 प्लस 18 20 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका p बन रहा है ना, इसका आंसर p है। लास्ट वाले को और देख लेते हैं। इसमें आपसे कह रहा है इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल दैट सबटेंड्स एंगल 120 एट दिस सर्कल। देखिएगा, समझिएगा यहाँ पे ध्यान से बात को। कह रहा है इफ द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल, एक सर्कल है, इसका नाम C1 देते हैं, इसका नाम C2 देते हैं। कह रहा है एक सर्कल C1 है। इफ द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल, एक कॉर्ड है इस सर्कल का, दैट सबटेंड्स एन एंगल 120 एट द सेंटर ऑफ अनदर सर्कल, तो वो 120 डिग्री सबटेंड कर रहा है एट इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल दैट सबटेंड्स। तो भाई h कॉमा k मान लेते हैं, ये मिडिल पॉइंट है ना, h कॉमा k, इसी का लोकस निकालना था, बोल रहा था दैट सबटेंड्स 120 डिग्री एट द सेंटर इज दे रखा है। तो यहाँ जो भी है लोकस इसका, वो 120 डिग्री सबटेंड कर रहा है सेंटर पे। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 3 कॉमा माइनस, अरे 2 भी है, देखो भाई 2 से डिवाइड करना मत भूलना, गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो 2 से डिवाइड किया था तो -3 और फिर +3/2 हो जाएगा। तो सेंटर 3/2 कॉमा 2 से डिवाइड कर दिया, फिर -2 से तो -1/2। अब ये कह रहा है कि 120 डिग्री सबटेंड कर रहा है, 120 का सबटेंड करने का मतलब ये 60 हो जाएगा, है ना, आधा। बस अब सिंपल सा फंडा लगा लो आपको कि ये जो नाम दे देते हैं, जैसे O बोल दिया, P बोल दिया, B बोल दिया, तो इसमें अगर मैं cos 60 लिखूं तो cos 60 बेस OP और भाई हाइपोटेनियस OB आ जाएगा। तो OB तो आपका रेडियस ही है, रेडियस देख लो भाई कितना है, रेडियस आ जाएगा 9/4 प्लस 1/4, तो 10/4 और माइनस में 1 है, तो कितना आ गया 2 √2, रेडियस √2 हो गया। और OP तो डिस्टेंस फॉर्मूला बैठ जाएगा, बस काम हो गया ख़त्म। तो cos 60 1/2 और OP हो जाएगा रूट में h माइनस 3/2 का स्क्वायर और प्लस k प्लस 1/2 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाई √2। बस स्क्वायर करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, अपने को लोकस मिल जाएगा। लोकस ही पूछा है आपने, है ना। चलो स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो 1/4 इक्वल टू h माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस k प्लस 1/2 का स्क्वायर बाई 2, ये तो 2 हो गया। तो 1/2 इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 9/4 माइनस 3h प्लस k स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 2ab, तो k आ जाएगा, है ना। चलो थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई कर लो आप, या आपको कैसा मांगा है, आपको मांगा है x² प्लस y² माइनस ax, मतलब x² प्लस y² चाहिए ना, x² y² का कोफिशिएंट 1 चाहिए, तो 1 ही रहने देते हैं। तो ये हो गया x² प्लस y² माइनस 3x, और ये हो गया प्लस y, और कांस्टेंट जो बच रहा है वो बच रहा है 9 प्लस 1 10/4, 10/4 का मतलब 5/2, 5/2 माइनस 1/2, 4/2 मतलब प्लस 2, ये इक्वेशन आ गया। और आपसे पूछा है इसमें a³ प्लस b³, तो माइनस ax, देखना ध्यान से, कोएफिशिएंट कंपेयर करना है। यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये x का कोएफिशिएंट माइनस a है, y का कोएफिशिएंट माइनस b है। तो x का कोएफिशिएंट माइनस a है, तो a वैल्यू 3 हो गया और b वैल्यू -1 हो गया। अब आपको a³ प्लस b³ निकालना है। a³ प्लस b³ हो जाएगा 27 माइनस 1, तो 26 बन रहा है। मतलब ऑप्शंस देखें तो q वाला बन रहा है इस पर।
क्यू ही बनना था वैसे तो वही बचा था, बट एनीवेज हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर हमने सर्कल और स्ट्रेट लाइन का जो पूरा क्वेश्चन था ना वो कंप्लीट कर लिया है। तो अगले वाले में अब अगला टॉपिक देखेंगे